हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब यहाँ पे हम जो है अपना जीएसटी फास्ट ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो है जीएसटी फास्ट ट्रैक में आपका क्या क्या चीज़ कवर होगा वो मैं बता दूँ तो यहाँ पे ये जीएसटी फास्ट ट्रैक के अंदर आपके पास में सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूँगा चैप्टर का क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन हम करेंगे। क्विक रिवीजन के बाद जैसे ही हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है उसके बाद हम यहाँ पे आईसीआई मॉड्यूल जो आपके हैं, ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल के हम जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको सिंपली आईसीआई मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही गिवन है, मतलब कि चैप्टर के लास्ट में। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका ये चैप्टर है, ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारी चैप्टर है जहाँ पे इलस्ट्रेशन भी ऐड करे गए। ठीक है, मतलब कि आईसीआई मॉड्यूल में चैप्टर के साथ साथ इलस्ट्रेशन भी है और चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, तो वो सारी चीज़ें कवर होगी। हालांकि यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर है, जैसे कि ये हमारा जो स्टार्टिंग का चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी, तो सप्लाई अंडर जीएसटी में इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप खुद से रीड करेंगे। ठीक है, लेकिन इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, इलस्ट्रेशन वगैरह होंगे तो हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फास्ट ट्रैक के अंदर बेसिकली क्या कवर होगा, आपका एक क्विक रिवीजन कवर होगा और इसी के साथ आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली अगर ये आप कर लेते हैं तो 100% कवरेज हो जाती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, 100% कवरेज हो जाती है। इसके बाद आपको करना क्या होता है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली आपको आरटीपी एमटीपी के रेफरेंस लेना होता है। किस चीज़ का सर? आरटीपी एमटीपी का रेफरेंस ले लेना होता है, एमटीपी। ठीक है, मतलब कि रेफरेंस मतलब कि आपको सिंपली ऊपर ऊपर से सारे क्वेश्चन देख लेने होते हैं। बेसिकली वो क्वेश्चन जो है बड़े ही ईजी होते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो, और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारा मकसद ये था क्वेश्चन करवाना। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ यहाँ पे क्विक रिवीजन आपको करवा दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्विक रिवीजन को भी साथ में ऐड करके आपका एक पूरे का पूरा फास्ट ट्रैक बना दिया है। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट करने चले, सप्लाई अंडर जीएसटी। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आप अपना लेटेस्ट रिकैप्चुलेट जो आपको चैप्टर के लास्ट में गिवन होता है वो ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, हम वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को अगर आगे से पढ़ना पड़े तो हम ओपन करके पढ़ लेंगे। ठीक है, जल्दी से आप आ जाएंगे लेटेस्ट रिकैप्चुलेट वाले पॉइंट पे। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पे लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में पढ़नी होगी। ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे आप, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका चैप्टर। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो सप्लाई अंडर जीएसटी ये चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको सप्लाई का मतलब क्या होता है इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पॉइंट नंबर 1 सेक्शन 7(1)(a), ठीक है, ये आपको पढ़ाता है कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो कहता है कि सर सप्लाई मीन्स, कहता है आपके पास में कि यहाँ पे हम एक मिनट, हाँ देखिए, कहता है कि सप्लाई मीन्स कहता है कि सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लीज आपके पास में और डिस्पोजल, ये सारी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होगी। सेल का मतलब आपको पता ही है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, आप एक चीज़ को यहाँ पे दूसरे को सेल कर देते, बेच देते वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो सेल का है, ट्रांसफ़र का है, बार्टर का है, बार्टर पहले के ज़माने में हुआ करता था। ठीक है, एक्सचेंज का है। इस पे एग्जांपल आपके आईसीआई मॉड्यूल में है, आप एग्जांपल अगर देख सकते हैं, आप अपना मॉड्यूल ओपन करेंगे, एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली एग्जांपल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते इस चीज़ के, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता। इस पे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इस तरीके की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आएगा, इसके मतलब पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो कहता है लीज़ है, लाइसेंस है, रेंटल है, वगैरह चीज़ें है, वो सप्लाई ही मान ली जाएगी। लेकिन ध्यान रहे सर, इन सारी चीज़ को सप्लाई मान लिया जाएगा कब? जब वो फॉर कंसिडरेशन काम हुआ होगा, एंड कहता है बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, तो सर हमने कोई सेल किया है। ठीक है, हमने किसी चीज़ का यहाँ पे सेल करा है,
ठीक है। तो सेल में कंपलसरी यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कि इसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए। एंड कहता है एंड ये बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब कि आपने सेल बार्टर कुछ भी चीज़ की इसमें से, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन एंड बिजनेस पर्पस, ठीक है, मतलब कि आपका बिजनेस पर्पस होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल करते हो ना, तो इसको हम मान लेंगे कि ये सप्लाई है, तो सप्लाई मानेंगे। और याद रहे सर, जब तक कोई चीज़ या फिर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तब तक उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब कि अगर जीएसटी चार्ज करना है तो उसको सप्लाई बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि सर जीएसटी सप्लाई पे लगेगा, ठीक है, मतलब कि जो सप्लाई है उस पे जीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी किस पे चार्ज होगा सर? सप्लाई पे। तो सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी? सेल, बार्टर, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, लीज, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे सर, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पज़ होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रखा है, देख लीजिए कि सप्लाई इंक्लूड करता है कंसिडरेशन एंड बिजनेस पर्पज़, ये दोनों होना चाहिए तभी सप्लाई मान लिया जाएगा। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शन है, हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है सर? पॉइंट नंबर 1 कहता है कि आपको ध्यान रखना है कि सप्लाई सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ होगी जो कंसिडरेशन एंड बिज़नेस पर्पज़ के लिए हुई है तो, ठीक है? तो दो कंडीशन, कंसिडरेशन और बिज़नेस पर्पज़। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये कहता है सर, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि एक्टिविटी और ट्रांज़ैक्शन बिटवीन पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यूएबल आपके पास में कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे हमने यहाँ पे पढ़ा है सर कि एसोसिएशन होता है, कोई क्लब होता है, ठीक है, कोई ट्रस्ट वगैरह होता है, तो उनके कुछ मेंबर्स होते हैं, आपको पता हो तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एसोसिएशन है, क्लब है, वो अपने मेंबर्स को कुछ ना कुछ सर्विस वगैरह देता है या फिर कुछ गुड्स वगैरह देता है, आपको पता हो तो। कि कुछ में यहाँ पे क्लब वगैरह होता है तो मान लीजिए मेंबर्स कुछ फ़ीस पे करते हैं मंथली, और उसके बदले कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कुछ यहाँ पे गुड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है कि क्या इस चीज़ को भी सप्लाई मान लिया जाएगा? आंसर इज़ यस, इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन कंसिडरेशन है और उसके बदले आप कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लब यहाँ पे क्या कर रहा है सर? क्लब या फिर एसोसिएशन कोई भी चीज़ है, ठीक है, कंसिडरेशन ले रहा है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह, और उसके बदले क्या दे रहा है सर? सर्विस वगैरह प्रोवाइड हो रही है। तो इसकी मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज़ आपके पास में हो रही है, तो यहाँ पे सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है सर? थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक्सेप्शन निकल के आया। एक्सेप्शन किस चीज़ का सर? मैंने यहाँ पे कहा था कि सप्लाई सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ होगी जिसको यहाँ पे कंसिडरेशन और बिजनेस पर्पज़ के लिए किया गया है, ठीक है। कंसिडरेशन एंड बिजनेस पर्पज़ दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन निकल के आता है सर। एक्सेप्शन ये है कि अगर सर्विस इंपोर्ट करते हैं, ध्यान रखिए सर, मैं एक्सपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सिर्फ इंपोर्ट बोल रहा हूँ, मतलब कि कहीं से आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस, ठीक है। तो सर्विस अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ मेन रखती है, ठीक है, एक ही चीज़ मेन है, वो है कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में ऑलवेज ध्यान रखिए सर, अगर सर्विस इंपोर्ट की जा रही है, ठीक है, और कंसिडरेशन है, तो बिजनेस पर्पस देखा नहीं जाएगा, मतलब कि बिजनेस पर्पस के लिए है नहीं है वो देखा ही नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन है, आंसर इज यस, तो वो सप्लाई है, और कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इसको मैं फिर कंक्लूड भी करूँगा, घबराएगा नहीं, एक चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ सुन के रखिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई। कहता है कि कुछ यहाँ पे कंसिडरेशन के बिना भी अगर कुछ चीज़ों को ट्रांजैक्शन किया जाए तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या क्या चीज़ें? कहता है कि शेड्यूल 1 में जो चीज़ें हैं उसमें हमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम सप्लाई मान लेंगे। शेड्यूल 1 में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो कहता है सबसे पहली चीज़ शेड्यूल 1 में सबसे पहली चीज़ कहता है परमानेंट अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं बिजनेस असेट को, जहाँ पे आईटीसी आपने ले रखा था, बिजनेस असेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, परमानेंट, मतलब कि सेल कर दिया आपने या फिर उसे ख़त्म कर दिया, बेच दिया कहीं पे भी, ठीक है। क्या कहा मैंने? बिजनेस असेट को
परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर डिस्पोजल कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने आईटीसी ले रखा था, इस असेट पे आईटीसी आपने ले रखा था, ठीक है, उस असेट को आप परमानेंट ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोजल कर रहे हैं, तो इसे हम सप्लाई मान लेंगे और इस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि कोई हमारे पास में बिजनेस असेट है, क्वेश्चन में मैंने ये पूछा कि कोई एक बिजनेस असेट है हमारे पास, राइट, इसको हमने परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया। क्या कर दिया सर? परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन मैंने इस पे आईटीसी नहीं लिया था, आईटीसी नहीं लिया था, तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज़ नो। देखिए कंडीशन समझिए ज़रा, बिजनेस असेट होना चाहिए, परमानेंट ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोज कर रहे हैं आप, और जहाँ पे आईटीसी आपने ले रखा है, जहाँ पे आईटीसी आपने ले रखा है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर आईटीसी नहीं लिया है तो वो सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट, शेड्यूल 1 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि आपके पास में यहाँ पे ध्यान रहे सर, ये कंसिडरेशन के एक्सेप्शन है, मतलब कि यहाँ पे कंसिडरेशन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि बिजनेस एसेट आपने ट्रांसफ़र करा, ठीक है, ट्रांसफ़र मतलब कि सेल कर दिया, तो सेल कर दिया, उसके बदले आपको पैसे मिले हैं नहीं मिले वो नहीं देखा जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखी जाएगी, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था? आंसर इज़ यस, तो टैक्स पे कर दो बस। फिर आपको पैसा मिला है नहीं मिला है कोई नहीं देखा जाएगा। कंसिडरेशन इज़ नॉट रेलिवेंट इन दिस केस, ठीक है। ये शेड्यूल 1 की केस है। शेड्यूल 1 यहाँ पे क्या चीज़ कहता है सर? शेड्यूल 1 ये कहता है कि हम कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको बता रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन है या फिर नहीं वो देखा ही नहीं जाएगा, ठीक है, वो देखा नहीं जाएगा, फिर भी उसे सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए मैं यहाँ पे पेज पे आपको ले जाऊँगा, ठीक है, इस पेज पे आ जाएंगे आप, ठीक है, इस पेज नंबर पे आ जाएंगे यहाँ पे। सर रिलेटेड पर्सन का मतलब तो वैसे भी आपको पता ही रहता है सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन है, अपने कोई रिलेटिव है वो रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं पर्सन इन सेम फैमिली, ये आपको पता ही है, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, इसके बाद डायरेक्टर वगैरह है, डायरेक्टर, ठीक है, ऑफिसर्स वगैरह, ये रिलेटेड पर्सन है। रिलेटेड पर्सन में कोई दिक्कत नहीं आती। रिलेटेड पर्सन मतलब कि आपको समझ में आता है, पार्टनर्स वगैरह रिलेटेड पर्सन है। बात मेन है डिस्टिंक्ट पर्सन की। सर डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक शॉप है मेरी दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर मैं यहाँ पे बिज़नेस चला रहा हूँ, जिसको मैंने रजिस्टर करवा रखा है, ठीक है, दिल्ली के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और मैं यहाँ पे अपना बिज़नेस चला रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि सर मेरा एक और बिज़नेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर आपके पास में एक और बिज़नेस है मेरा, जिसके लिए मैंने अलग से रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अब रजिस्ट्रेशन की बात निकली है तो मैं बता दूँ, बेसिकली वो आपको लेटर ऑन चैप्टर में पढ़ना होता है कि देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आप एक रजिस्ट्रेशन पे भी चला सकते हैं अपने बिज़नेस, और अगर डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना है तो भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब कि दिल्ली के अंदर जो बिज़नेस चल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन अलग, वेस्ट बंगाल के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन अलग, तो इसे दोनों को अलग अलग पर्सन ही मान लिया गया। मतलब कि वेस्ट बंगाल को अलग पर्सन है और दिल्ली के अंदर जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अलग से ले रखा है उसको अलग पर्सन मान लिया गया और उसे कहते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं सर? डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका मतलब समझ में आया सर? दिल्ली के अंदर जो बिज़नेस चल रहा है अलग से उसका रजिस्ट्रेशन में ले रखा है और बिज़नेस चला रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में भी अलग से बिज़नेस चल रहा है, उसका भी अलग से रजिस्ट्रेशन ले रखा है और उसका बिज़नेस मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि सर इन दोनों को हम क्या मानेंगे सर? डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो कंसिडरेशन है या फिर नहीं वो नहीं देखा जाएगा, वो नहीं देखा जाएगा, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ये बेसिकली वो पॉइंट कहना चाहता था। फिर से एक बार देखते हैं, देखिए क्या कहता है सर? रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कुछ भी सप्लाई हुई, ठीक है, कुछ भी सप्लाई होती है, कंसिडरेशन नहीं देखा जाएगा, कंसिडरेशन नहीं देखा जाएगा, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है सर, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई चीज़ का ट्रांजैक्शन करता है तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं देखा जाएगा, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सर, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि सर अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, तो ध्यान रहे सर उसका अमाउंट अगर 50,000 से कम है, ठीक है, 50,000 या फिर उससे कम है, तो फिर सप्लाई से
बाकात करा गया है, मतलब कि सप्लाई में नहीं माना जाएगा। लेकिन 50,000 से ज़्यादा अमाउंट निकला तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब कि एक रिलीफ दी गई, आप बेसिकली देखें तो। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई ट्रांजेक्शन देता है, कोई गिफ्ट वगैरह देता है, तो वैसे तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है, एज़ पर रूल तो मान लिया जाएगा, क्योंकि रिलेटेड पर्सन और रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन एक रिलीफ दे दी गई कि 50,000 तक हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर रहा तो पूरे का पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, चीज़ तो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना सर, बिजनेस पर्पज़ तो होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन ट्रांजेक्ट करता है कोई अदर रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन से, एक रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांजेक्शन करता है विथ अनदर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द कंसिडरेशन या फिर नॉट, ठीक है। कंसिडरेशन हो या फिर नो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस पर्पज़ होगा, ठीक है। बिजनेस पर्पज़ होना ज़रूरी है, तो इसे क्या मान लिया जाएगा सर, इसे हम मान लेंगे सप्लाई, और जीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, 50,000 वाली लिमिट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो यहाँ पे कहता है सप्लाई अगर हो रही है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, तो इसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो आपका एजेंट है वो सप्लाई कर रहा है या फिर कोई गुड्स बिहाफ प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव कर रहा है। होता है ना, कई बार हमारा एजेंट हमने रखे होते हैं कि हमारे मार्केट से जो है गुड्स परचेस करके हमें प्रोवाइड करेगा, ऐसे एजेंट होते हैं। या फिर कुछ ऐसे एजेंट होते हैं कि जो हमारा गुड्स सेल कर देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सप्लाई करेगा, सेल करेगा, या फिर रिसीव करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस बनवाएगा, खुद के नाम पे, तो इसे हम सप्लाई मान लेंगे। खुद के नाम पे बनवाने का मतलब ये होता है कि सर प्रिंसिपल और एजेंट अलग अलग है, दोनों अलग अलग पर्सन है, तो इसे सप्लाई मान के जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ सर, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और एक एजेंट है। एजेंट क्या करता है सर, मार्केट से, ठीक है, मार्केट से, ये मार्केट है, मार्केट से अच्छे अच्छे प्राइस पे गुड्स परचेज करता है। ओबियसली इस पे तो जीएसटी लगा ही होगा, इन लोगों ने परचेज वगैरह सेल वगैरह किए, इस पे जीएसटी लगा होगा। कहता है कि एजेंट परचेज करके फिर क्या करता है, एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल को ये गुड्स भेज देता है, ठीक है, ये काम होता है। अब यहाँ पे शेड्यूल 1 ये कहता है, शेड्यूल 1 का ये पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि सर अगर ये जो इनवॉइस है, ये इनवॉइस जो है, ये इनवॉइस जो है, यहाँ पे इनवॉइस मिला होगा, ऑब्वियसली आपने गुड्स परचेज किया है तो इनवॉइस आपको मिला होगा। वो इनवॉइस में, वो इनवॉइस में नेम किसका है, क्या सर वो नेम प्रिंसिपल का है या फिर एजेंट का है। अगर ध्यान रहे सर, अगर एजेंट का नेम है, इसका मतलब एजेंट जो है खुद से परचेस कर रहा है, उसे सेल कर रहा है, ऐसा माना जाएगा और इस पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सर, एजेंट अगर यहाँ पे ये कहता है कि सर मैं तो एक एजेंट हूँ, प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस बनवाए और उसको भेजना है बस, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एजेंट जो है वो एक छोटा मोटा मीडिएटरी काम कर रहा है। बाकी व्यवहार, जो ट्रांजेक्शन है वो किसके बीच में हो रहा है, प्रिंसिपल और मार्केट के बीच में, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है सर, सप्लाई, या फिर आप जो है सप्लाई करते हैं या फिर रिसीव करते हैं एजेंट, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इशू इनवॉइस टू कस्टमर इन हिज नेम, इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे अगर ट्रांजेक्शन करेगा, चाहे वो सप्लाई कर रहा है या फिर अमाउंट जो रिसीव कर रहा है गुड्स को, ठीक है, दोनों चीज़, रिसीव कर रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है, कोई भी हो, लेकिन एजेंट खुद के नाम पे नहीं करना चाहिए। अगर खुद के नाम पे करेगा तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे वहाँ पे कंसिडरेशन है या फिर नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे कंसिडरेशन है या फिर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाता है सर, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। सर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में अभी अभी हमने पढ़ा क्या सर, अगर सर्विस को इम्पोर्ट किया गया, ठीक है, अगर सर्विस हम इंपोर्ट करते हैं, तो मैंने कहा सर वहाँ पे क्या है सर, वहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको बताया सर, क्या, वहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया कि सर कंसिडरेशन होगा, ठीक है, कंसिडरेशन है, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या चीज़ मैंने कही सर, बिजनेस पर्पज़ है या फिर नहीं, वो देखना ही नहीं है। अगर सिर्फ इतना ही है कि आपने सर्विस इंपोर्ट करी और कंसिडरेशन है, तो इसे क्या मान लिया जाएगा सर, सप्लाई मान लिया जाएगा। ये चीज़ हमने अभी अभी पढ़ी प्रीवियस पॉइंट में, ठीक है, इसे क्या मान लिया जाएगा सर, सप्लाई।
ठीक है? मतलब कि मैं क्या याद रखता हूँ सर, मैं याद रखता हूँ ये कि अगर सर्विस इम्पोर्ट हो रहा है, सबसे पहले मैं क्या देखूँगा सर, कंसिडरेशन है या नहीं? अगर कंसिडरेशन है तो फिर मुझे और कुछ नहीं देखना, सिंपली जीएसटी लगा देना है। ठीक है? इसमें एक और पॉइंट याद रखना कि सर अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं सर्विस को अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं, कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार बता दूँ, सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन, ठीक है? तो बिजनेस पर्पस है या फिर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई मान लिया जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। लेकिन ध्यान रहे सर एक और चीज़, कि अगर सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, कंसिडरेशन नहीं है, तो जनरली तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर सर्विस इंपोर्ट करते हैं, जिससे इंपोर्ट किया वो पर्सन हमारा रिलेटिव है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन है, या फिर हम बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो कंसिडरेशन को नहीं देखा जाएगा, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो सर जल्दी से सर मैं यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक का हम जो है क्या करेंगे सर, रिवाइज़ करेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। चलिए, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर, सप्लाई का मतलब सर होता है कि बार्टर ट्रांसफ़र, ठीक है, सेल वगैरह सारी चीज़ें, जहाँ पे कंसिडरेशन होना कंपल्सरी है, बिज़नेस पर्पस होना कंपल्सरी है, तभी सप्लाई मानेंगे। फिर इसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े। एक्सेप्शन है इसका शेड्यूल 1। सर शेड्यूल 1 ये कहता है कि चाहे कुछ हम ऐसे ट्रांज़ैक्शन बताएँगे, शेड्यूल 1 क्या कहता है सर, हम कुछ ऐसे ट्रांज़ैक्शन बताएँगे जहाँ पे चाहे कंसिडरेशन है या फिर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम सप्लाई मान लेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि सर अगर बिज़नेस असेट को आप ट्रांसफ़र करते हैं परमानेंटली या फिर डिस्पोज़ल कर देते, ख़त्म कर देते, तो उस पे कंसिडरेशन आपको मिला है, नहीं मिला, नहीं देखा जाएगा, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सर, आईटीसी आपने क्लेम कर लिया होना चाहिए। मतलब कि बिज़नेस एसेट अगर आपने ट्रांसफ़र करा, परमानेंट ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोज़ल, जहाँ पे आईटीसी आपने ले रखा था, ठीक है? तो हम इसे क्या मान लेंगे सर, सप्लाई। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि आपने ट्रांसफ़र किया, तो उस पे आपको कुछ कंसिडरेशन मिला या फिर फ्री में ट्रांसफ़र किया, ये नहीं देखा जाएगा। क्या आईटीसी लिया था? सर हाँ, चलो जीएसटी पे कर दो। सप्लाई मान लिया जाएगा, जीएसटी पे कर दो। ठीक है? इसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि सर अगर ट्रांज़ैक्शन होता है बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है? तो अगर इनके बीच में कोई ट्रांज़ैक्शन होता है और पर्पस क्या था सर, बिज़नेस पर्पस, तो कंसिडरेशन है या फिर नहीं है, हम नहीं देखेंगे। उसे ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा और उसे सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब सर अगर कोई रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांज़ैक्शन हुआ, ठीक है? मान लीजिए हमारा कोई बिज़नेस है दिल्ली के अंदर, ठीक है? दिल्ली के अंदर हमारा बिज़नेस है और एक वेस्ट बंगाल के बिज़नेस है, ठीक है? दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है? अब मान लीजिए दिल्ली के अंदर हमारा जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी सारे गुड्स पड़े हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है? ये गुड्स कुछ पड़े हुए हैं हमारे पास में। वेस्ट बंगाल के जो बिज़नेस है उसमें ज़रूरत है इस गुड्स की, तो हमने क्या किया सर, दिल्ली के अंदर जो गुड्स पड़े हुए थे उसको मैंने भेज दिया ये बिज़नेस के अंदर, ठीक है? तो हालाँकि ये तो मैंने फ्री में ही भेजा होगा, ऑब्वियसली ये मेरा ही दोनों बिज़नेस है, तो मैं थोड़ी ना खुद से पैसा लूँगा। तो मैंने क्या किया, ये गुड्स को भेज दिया वेस्ट बंगाल के अंदर। अब सीधी-सी बात है, इसमें तो कोई पैसा लेना नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन तो है नहीं। लेकिन क्या कहता है सर, प्रोविज़न क्या कहता है सर, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी अगर ट्रांज़ैक्शन हुआ, चाहे कंसिडरेशन है या फिर नहीं है, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। इसे क्या मान लिया जाएगा सर, सप्लाई मान लिया जाएगा और इस पे जीएसटी चार्ज लगेगा, ठीक है? इस पे जीएसटी लगेगा। हालाँकि अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे तो एक ही पर्सन है अगर हम देखें तो। लेकिन कहता है जीएसटी, क्या कहता है सर, जीएसटी कहता है कि ये एक पर्सन नहीं है, दोनों अलग-अलग पर्सन है। दोनों का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट-डिफरेंट है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है? और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में या फिर रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांज़ैक्शन होता है, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा, थर्ड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि सर अगर एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जहाँ पे एजेंट ने फॉर एग्जांपल कोई गुड्स परचेज़ किया होगा प्रिंसिपल की ओर से, या फिर हो सकता है कि प्रिंसिपल के गुड्स को बेच दिया होगा कस्टमर को, ठीक है? दोनों केस हो सकते हैं। एजेंट हमारे सेल एजेंट भी हो सकते हैं और परचेज एजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं।
यहाँ पे सिंपली मुझे एक ही चीज़ देखनी है कि सर इनवॉइस जो है वो एजेंट ने खुद के नाम पे तो नहीं बनवाया ना। अगर इनवॉइस एजेंट ने खुद के नाम पे बनवाया तो उसको मैं सप्लाई मान लूँगा फिर। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को, ये एजेंट है यहाँ पे, प्रिंसिपल ने एजेंट को यहाँ पे रखा हुआ है। एजेंट क्या करता है कि प्रिंसिपल के गुड्स को सेल कर देता है। ठीक है, सेल करता है कस्टमर्स को। ओके, कस्टमर को सेल करता है। अब यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि प्रिंसिपल गुड्स जैसे कि एजेंट को भेजता है। ठीक है, एजेंट यहाँ पे कस्टमर को बेचेगा। एजेंट जो इनवॉइस देता है वो ओन नेम पे, खुद के नेम पे देता है, ओन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे कानून ने देखा सर कि अगर प्रिंसिपल का गुड्स अगर एजेंट बेच रहा है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ मिडिटरी का काम कर रहा है, तो यहाँ पे मिडिटरी मतलब कि मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का अगर एजेंट है और सच में वो एजेंट की तरह वर्क करता तो क्या खुद के नाम पे इनवॉइस बेचता? नहीं सर, खुद के नाम पे इनवॉइस नहीं बेचता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ सर, इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है सर कि एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल की पास से गुड्स को खुद परचेज कर रहा है और फिर बेच रहा है। तो इसको यहाँ पे कानून ने कहा कि सर इस ट्रांजेक्शन पे भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, यहाँ तो जीएसटी लगा ही होगा क्योंकि यहाँ पे तो सेल हो रहा है, यहाँ पे तो जीएसटी लगा होगा, वो बात अलग है। लेकिन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, वहाँ पे भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, कब? जब वो ऑन नेम पे ट्रांजेक्शन करेगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा सर? इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा, जिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, देखिए स्केड्यूल 1 ये कहता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट स्केड्यूल 1 का, ये नॉर्मल पॉइंट है। नॉर्मल पॉइंट क्या कहता है सर, अगर सर्विस इंपोर्ट करते हो, कंसिडरेशन है, तो फिर कुछ भी मत सोचना, कुछ भी मत सोचना, वो ऑलवेज सप्लाई है। अगर कंसिडरेशन है तो वो ऑलवेज सप्लाई, ऑलवेज। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, तो ये स्केड्यूल 1 की बात करता है। स्केड्यूल 1 क्या कहता है सर, हम कुछ ऐसे एक्टिविटी कहेंगे कि जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा फिर भी सप्लाई मान लिया जाएगा, ये स्केड्यूल 1 कहता है, ये नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, ये स्केड्यूल 1 का नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है। स्केड्यूल 1 पॉइंट ये कहता है कि सर अगर सर्विस इंपोर्ट करते हो और मान लेते हैं कि कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन शेड्यूल 1 ये कहता है कि मान लीजिए सर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ध्यान रहे सर, अगर एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो उसे सप्लाई मान लेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। कंडीशन ये है कि विदाउट कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन तो है नहीं, लेकिन अगर वो सर्विस जो इंपोर्ट करी वो रिलेटेड पर्सन के बीच में हुई है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुई है और फॉर बिजनेस पर्पस, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, कोई भी पर्सन के बीच में हुई है फॉर बिजनेस पर्पस, अगर हाँ तो वो सप्लाई है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सप्लाई नहीं है। एग्जांपल यहाँ पे लेते, सर एग्जांपल में अगर लूँ तो एक एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे लेता हूँ कि मान लीजिए एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन 1 है, डिस्टिंक्ट पर्सन 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ सर, इन्हें यहाँ पे कोई सर्विस दी है। ठीक है, यहाँ पे सर्विस दी है, यहाँ पे क्या हुआ है सर, सर्विस को इन्हें इंपोर्ट करा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन 2 ने क्या करा है सर, इस सर्विस को इंपोर्ट करा है। ठीक है, अब दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब कि यहाँ पे क्या माना जाएगा सर, सप्लाई मान लिया जाएगा अगर कंसिडरेशन है तो। मैं पहले एग्जांपल में मान लेता हूँ कि कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मान लेते हैं ₹100 है। अब बताइए सर, अगर सर्विस इंपोर्ट हो रही है और कंसिडरेशन है तो क्या मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत है? आंसर इज़ नो। अगर सर्विस इंपोर्ट हो रही, कंसिडरेशन है, ऑलवेज सप्लाई, ऑलवेज सप्लाई, फिर कुछ देखना ही नहीं। तो ये सप्लाई है, आंसर इज यस, ये सप्लाई है। ठीक है, ये सप्लाई है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है, 1 और डिस्टिंक्ट पर्सन 2। यहाँ पे क्या हुआ सर, सर्विस को हमने इंपोर्ट करा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन 2 ने क्या करा है सर, सर्विस को इंपोर्ट करा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन 2 ने, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन 2 ने सर्विस को इंपोर्ट करा है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सर कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है और ये अपने घर के लिए था, मतलब कि बिजनेस पर्पस भी नहीं है। ठीक है, ये अपने घर के डेकोरेशन के लिए मान लीजिए सर्विस ली गई है, बिजनेस पर्पस भी नहीं था।
तो क्या इसे सप्लाई मानेंगे? आंसर इज नो, ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं थर्ड एग्जांपल लूँ, ध्यान से देखिएगा, थर्ड एग्जांपल कि सेम यही पे चीज़, इसी चीज़ को मैं सेम करूँ कि डिस्टिंक्ट पर्सन 1 है, डिस्टिंक्ट पर्सन 2 है। 1 ने क्या किया, 2 को सर्विस दी है, 2 ने क्या किया है सर, इंपोर्ट करा है सर्विस का, ठीक है, इंपोर्ट करा है सर्विस का। ध्यान रहे मैं हर बार सर्विस बोल रहा हूँ, यहाँ पे गुड्स नहीं है, ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए। गुड्स के केस में यहाँ पे कोई चीज़ नहीं, गुड्स के केस में दोनों चीज़ होनी चाहिए, कंसिडरेशन और क्या चीज़ सर, बिजनेस पर्पस, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सर कंसिडरेशन तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन बिजनेस पर्पस था, ठीक है, बिजनेस पर्पस था, तो क्या इसे सप्लाई मानेंगे? आंसर इज यस, ये सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि मुझे क्या देखना है सर, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कंसिडरेशन है या फिर नहीं, अगर है तो फिर कुछ सोचना नहीं, ये सप्लाई है। दूसरा मुझे ये देखना है कि सर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक स्टेप आगे मैं क्या देखूंगा सर, बिजनेस पर्पस है या फिर नहीं, किसके बीच में सर, डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन होना चाहिए और बिजनेस पर्पस होना चाहिए, दोनों कंडीशन, डिस्टिंक्ट या फिर रिलेटेड पर्सन होना चाहिए और बिजनेस पर्पस होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो सप्लाई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 3 में हो रही है, डिस्टिंक्ट पर्सन भी है, बिजनेस पर्पस भी है, तो सप्लाई मानेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर होना चाहिए, तो ये आपके पास में क्लियर होता है, तो इतनी चीज़ आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है, इतनी चीज़ आप क्लियर कर लेंगे, ये आपके बैठ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्विस की ही बात हो रही थी, याद रखिएगा सर, सर्विस की बात हो रही है, इसका मतलब मैं अगर ये कहूँ कि सर गुड्स है हमारे पास में, यहाँ पे सिंपली आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए बता दूँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने इंपोर्ट करे गुड्स को, ठीक है, इंपोर्ट करे गुड्स को, ठीक है, गुड्स को इंपोर्ट करा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखिए कंसिडरेशन भी होना चाहिए और बिजनेस पर्पज़ भी होना चाहिए। ये जो नॉर्मल हमारी प्रोविज़न है, ये वाली कंसिडरेशन और बिजनेस दोनों होना चाहिए, ये आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सर्विस की बात करें तो आपको ये कंडीशन देखनी है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। तो ये प्रोविज़न सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए, गुड्स के लिए नहीं, गुड्स के केस में दोनों होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप जो है शॉर्ट में आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले नॉर्मल, इसके बाद शेड्यूल 1 के हमने पॉइंट्स देखे, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस असेट ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे आईटीसी ले रखा है। सेकंड, जो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन है उसके बीच में ट्रांजैक्शन। थर्ड पॉइंट हमने देखा एजेंट और प्रिंसिपल। फोर्थ पॉइंट हमने देखा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। और यहीं पे आपका शेड्यूल 1 का पॉइंट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या फिर चलिए यहाँ पे देख ही लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा, चलिए चलिए शेड्यूल नंबर 2 देखते हैं। शेड्यूल 2 क्या कहता है, शेड्यूल 2 कुछ एक्टिविटी को डिफाइन करता है, जैसे कि कुछ ट्रांजैक्शन को हम क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे, सर्विस मानेंगे, ये डिफाइन करता है क्या, शेड्यूल नंबर 2 कहता है कि अगर आप ट्रांसफ़र करें चीज़, किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ का आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे अगर टाइटल आप चेंज कर रहे हैं, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। फॉर एग्जांपल आप अपना घर जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं इसका मतलब इसे हम क्या मानेंगे सर, सप्लाई ऑफ सर्विस, सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन आप सिंपली अपने घर को भाड़े पे दे रहे हैं, ठीक है, रेंट, रेंट पे दे रहे हैं, मतलब कि ओनरशिप नहीं दे रहे। इसका मतलब आप जो है टाइटल चेंज नहीं कर रहे, विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल, ठीक है, तो इसे हम क्या मानेंगे सर, इसको हम सर्विस मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। याद रहना चाहिए सर, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब कि पूरे का पूरा गुड्स जा रहा है अपने हाथ से, तो उसे हम क्या मानेंगे सर, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन गुड्स तो अपना ही है, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो इसे हम क्या मानेंगे सर, सर्विस। ये लॉजिकल होता है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये लॉजिकल बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट होता है। ये सारे पॉइंट बड़े ही सिंपल होते हैं, अपने दिमाग में बैठ जाते हैं। इसके बाद लैंड और बिल्डिंग की बात करूँ तो सर सीधी सी बात है, अगर लैंड और बिल्डिंग को मैं भाड़े पे दे रहा हूँ, लीज़ पे वगैरह पे दे रहा हूँ, तो सर्विस है, क्योंकि ओनरशिप मेरे पास ही रहनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे बेच दूँ तो वो गुड्स है, ठीक है। लेकिन अगर भाड़े पे दिया तो वो सर्विस है। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ पे प्रोसेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना क्लॉथ जो है, ठीक है, वो क्लॉथ आपको जो सिलवाने होते हैं, तो ठीक है, तो आप वो अपना जो कपड़े परचेज़ करके जो है उनको देते हैं, फिर हम सिलवाते हैं अपना शर्ट वगैरह, ठीक है, तो कुछ प्रोसेस करवा रहे हैं,
तो प्रोसेस करवा रहे वो क्या है सर? ऑब्वियसली जैसा नाम है वैसा काम है, सर्विस है, ठीक है। गुड्स थोड़ी ना ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हम तो सिंपली उसे प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं, जैसे ही काम हो जाएगा हम ले लेंगे, तो ये सर्विस है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट, अगर बिजनेस असेट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे क्या मानेंगे सर? गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन ध्यान रहे सर, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास में बिजनेस में कोई बिजनेस असेट था जो कि हम घर पे लगा लिए, फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में एसी वगैरह का बिजनेस है हमारा, ठीक है, एसी वगैरह बेचते हैं। उसमें से एक एसी हमने लगा के अपने उठा के घर पे लगा दिया, तो प्राइवेट यूज़, जिसे हम क्या कहेंगे सर? प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ भी एक तरीके की सर्विस ही है, और उसे हम क्या मानेंगे सर? सप्लाई ऑफ सर्विस। उस पे जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। मतलब कि अपने बिजनेस से एसी उठा के घर पे डाल दिया तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अगर रेंट पे दे रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है तो उसे हम सर्विस मानेंगे। क्या मानेंगे सर? सर्विस। लेकिन यहाँ पे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में, बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक पॉइंट है, अगर यहाँ पे लिखा है तो यहीं पे समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्या, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, बिल्डिंग वगैरह सिविल स्ट्रक्चर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? उसे कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है। अब ध्यान रहे सर, कंस्ट्रक्शन करवाना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवाने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जब आप करवाते हैं ना बिल्डिंग वगैरह का, कॉम्प्लेक्स वगैरह का, तो उसमें आपको पता होगा सर, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये इशू किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट किया तो उसकी चेकिंग की जाती है कि क्या सही में आपने प्रॉपरली काम किया है। अगर किया है तो फिर उसके बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि हाँ जी, आपने प्रॉपर काम कंप्लीट कर दिया है और वो चीज़ कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक रिसीव हुआ जिस भी डेट को, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस डेट को रिसीव हुआ उस डेट से पहले, ठीक है, बिफोर मैं कहूँ, बिफोर, ठीक है, उस डेट से पहले पहले जो भी आपने कंसिडरेशन रिसीव किया ना, उसको हम यहाँ पे सप्लाई मानेंगे। उसको क्या मानेंगे सर? सप्लाई, मतलब कि इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के बाद अगर कोई चीज़ है आफ्टर, ठीक है, तो इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले 5 लाख रुपए मिले और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 लाख रुपए मिले, तो 5 लाख को सप्लाई मान लिया जाएगा, 2 लाख को सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपली सप्लाई के बारे में ही पूछा जाता है, इन डेप्थ तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इंटरमीडिएट के लेवल पे। तो सिंपली इतना याद रख के छोड़ दीजिए कि कंसिडरेशन अगर रिसीव हुआ है कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने से पहले, कंसिडरेशन अगर रिसीव हुआ है कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने से पहले तो उसे सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट के बाद अगर कोई कंसिडरेशन रिसीव होता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट कहता है कोई कॉम्पोजिट सप्लाई हुआ है, मतलब कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सर? गुड्स वगैरह भी यूज़ होता है और आपको वो मजदूर वगैरह काम भी करते हैं, ठीक है। तो सर्विस भी होती है और गुड्स भी वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कॉम्पोजिट सप्लाई को यहाँ पे कह दिया गया है कि सर वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही है, ठीक है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही मान लिया जाएगा। सर यहाँ पे सर्विस और गुड्स को बाइफरकेट करने का क्या रीज़न है सर? वैसे तो कोई रीज़न नहीं है, वैसे तो कोई रीज़न नहीं है, बस कुछ यहाँ पे परसेंटेज वगैरह जो जीएसटी लगता है उसके लिए बाइफरकेट करना ज़रूरी होता है, लेकिन इन डेप्थ हमें यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे इतना ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता। आपको सिंपली यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसको सर्विस कहते हैं, किसको गुड्स कहते हैं,
ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए और बड़ी सिंपल होती है, कोई यहाँ पे बड़ा पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद शेड्यूल 3 की एक्टिविटी पढ़ते हैं। ये शेड्यूल 2 खत्म। शेड्यूल 2 सिंपली यही कहता है कि क्या गुड्स है और क्या सर्विस। अब शेड्यूल 3 क्या कहता है सर? शेड्यूल 3 क्या कहता है? शेड्यूल 3 कहता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई नॉर गुड्स, कि ऐसी एक्टिविटीज शेड्यूल 3 बताता है कि जिसे हम ना ही सप्लाई मानेंगे, मतलब कि ना ही गुड्स मानेंगे और ना ही सर्विस, मतलब कि उसे कुछ भी नहीं मानना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि सर अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर वो इन द एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ होना चाहिए। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सर अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ नहीं था, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऑफिस वगैरह है, ठीक है, एम्प्लॉयर रखता है, अपने एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ पे ऑफिस पर्पज़ का काम करते हैं और काम ख़त्म, ठीक है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन कि एक बार क्या हुआ कि एम्प्लॉयर का एसी बिगड़ गया, एम्प्लॉयर का एसी बिगड़ गया और एम्प्लॉय को ये चीज़ आती है, वैसे उसका काम नहीं है ये चीज़, उसका काम क्या है सर, ऑफिस में काम करना और काम खत्म। लेकिन एम्प्लॉयर का एसी बिगड़ गया तो एम्प्लॉय ने कहा कि हाँ जी मुझे आता है, मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है सर, एम्प्लॉय ने सर्विस दी है, क्या उसका एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ था? आंसर इज नो, तो इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, इस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन सर यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ है और अगर एम्प्लॉय कोई सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, तो उस पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा क्योंकि वो ना ही गुड्स है और ना ही सर्विस है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कोर्ट ट्रिब्यूनल वगैरह सर्विस देते हैं, कोर्ट वगैरह सर्विस देता है, ट्रिब्यूनल सर्विस देता है, तो वो भी सर सर्व सप्लाई नहीं है, ना ही गुड्स और ना ही सर्विस। ठीक है, उस सर्विस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगता। इसके बाद उसी की तरह पार्लियामेंट वगैरह है, ठीक है, लेजिस्लेचर है, तो वो सर्विस देते हैं तो उन पे भी किसी भी तरीके का कोई जीएसटी नहीं है क्योंकि वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस। इसके बाद फ्यूनरल ब्यूनियल, ठीक है, मॉर्चुरी, ये चीज़ वो क्या होता है, डेथ हो जाती है ना, तो उसके पीछे ये सारी चीज़ें क्रियाक्रम होते हैं, तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद सेल ऑफ लैंड, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल ऑफ लैंड जो शेड्यूल 2 में अभी अभी मैंने बताया, ये चीज़ कि सर अगर सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर कोई चीज़ कंसिडरेशन मिलती है, ठीक है, तो उसे क्या है सर, सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको कवर करवाई गई है, यहाँ पे लिखा भी है शेड्यूल 2 के अंदर, मतलब कि अगर बिल्डिंग वगैरह आपने बना लिया है, ठीक है, उसके बाद उसे सेल कर रहे हैं लेकिन सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर कोई चीज़ कंसिडरेशन मिल रही है तो उसे हम क्या है सर, उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है, कहता है कि एक्शनेबल जितने भी क्लेम्स है उस पे भी जीएसटी नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम मतलब कि वो डेप्थ वगैरह, ठीक है, पैसा लेना देना, ये सारी चीज़, तो एक्शनेबल क्लेम पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन ध्यान रहे सर, 3 ऐसे एक्शनेबल क्लेम है जिस पे जीएसटी ऑलवेज लगेगा। सर एक लॉटरी, लॉटरी एक एक्शनेबल क्लेम है लेकिन फिर भी इस पे जीएसटी लगेगा लगेगा लगेगा। बैटिंग, ठीक है, और गैम्बलिंग, ये तीनों चीज़ें जो है एक्शनेबल क्लेम है लेकिन फिर भी इस पे जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जितने भी एक्शनेबल क्लेम है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, कहता है कि लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग एक्शनेबल क्लेम है तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। नॉर्मल प्रोविजन ये कहती है कि एक्शनेबल क्लेम पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि वो ना ही सप्लाई ना ही वो गुड्स है और ना ही सर्विस है। लेकिन सर लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पे ऑलवेज जीएसटी लगेगा, मतलब कि ऑलवेज उसे सप्लाई मान के जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद होना चाहिए। इसके बाद ये पेज में सिंपली ये जो अभी तक पढ़े उसकी समरी है, लेकिन मैं यहाँ पे एडवाइस करता हूँ कि आप यहाँ से ना पढ़ें क्योंकि स्टूडेंट इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इस पेज को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ तक जो पढ़ा यहीं से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक टॉपिक आता है सर, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है सर? कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है कि जो नेचुरल बंडल है, वर्ड याद रखना, नेचुरल बंडल। नेचुरल बंडल का मतलब होता है सर, नेचुरल बंडल का मतलब होता है कि जो साथ में देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल है तो उसके साथ में चार्जर, हालांकि सर अभी प्रेजेंट टाइम में तो सर चार्जर देते नहीं है साथ में, लेकिन देखिए आप मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं,
ठीक है, आपके घर में एक भी चार्जर नहीं है, तो कहीं न कहीं चलिए मोबाइल कंपनी जो है जो वो चार्जर नहीं दे रहे, लेकिन आपको साथ में परचेज़ तो करना ही पड़ेगा ना। कहीं न कहीं ये नेचुरल बंडल है, ठीक है? मतलब कि एक हमने चीज़ खरीदी है, तो साथ ही साथ हमें दूसरी खरीदनी पड़ रही है, ठीक है? दोनों एकदम से नेचुरल है, दोनों चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो इसे हम कहते हैं क्या सर, कंपोज़िट सप्लाई। अब इस पे जीएसटी कैसे लगाया जाता है सर? जीएसटी यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई का जो परसेंटेज होता है, वही मान लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल और चार्जर, ये क्या है सर? नेचुरल बंडल। यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है सर? चार्जर खरीदा है इसलिए मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं, या फिर मोबाइल परचेज़ कर रहा है इसलिए चार्जर खरीद रहे हैं? तो सर सीधी सी बात है, मोबाइल परचेज़ किया इसलिए तो चार्जर चाहिए, ठीक है? मतलब कि मोबाइल जो है क्या है सर? प्रिंसिपल सप्लाई। तो मोबाइल पे जो भी जीएसटी का चार्ज है, वही चार्ज ले लिया जाएगा, ठीक है? तो वन ऑफ विच प्रिंसिपल, यहाँ पे जो रेट की बात करूँ, तो टैक्स लायबिलिटी शैल बी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। पूछा जाता है एग्जाम में कि सर अगर कंपोजिट सप्लाई है तो टैक्स रेट कौन सा लगेगा? तो टैक्स लायबिलिटी रेट जो है वो वही लगेगा जो प्रिंसिपल सप्लाई पे है, ठीक है? तो मैं एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ सर, कि मोबाइल पे मान लीजिए 18% है जीएसटी, और चार्जर पे मान लीजिए 12% है। कौन सा लगेगा सर? ऑलवेज 18%, ठीक है? ऑलवेज 18%, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है वही लिया जाएगा, ठीक है? जैसे कि मिक्स सप्लाई की बात करूँ तो वो नेचुरल बंडल नहीं होते, मतलब कि एक आर्टिफिशियल बंडल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टोकरी है, ठीक है? यहाँ पे एक हमने एक बास्केट ले रखा है, जिसमें काफ़ी सारी चॉकलेट्स हैं, गिफ्ट्स वगैरह है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? बलून्स वगैरह है, ठीक है? मान लेते हैं। तो क्या ये सर एक नेचुरल बंडल है? मतलब कि कोई पर्सन बलून परचेज़ कर रहा है तो उसके साथ में चॉकलेट परचेज़ करना कंपल्सरी है? आंसर इज़ नो। चॉकलेट और बलून का क्या लेना-देना भाई? नॉर्मली अगर बर्थडे वगैरह होते हैं तो परचेज़ करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि मान लीजिए अगर होली आ रही है, ठीक है? तो होली आ रही है तो हम यहाँ पे बलून्स परचेज़ करते हैं। तो क्या चॉकलेट परचेज़ करते हैं ऐसा ज़रूरी है क्या? सारे स्टूडेंट बोल रहा हूँ, सारे बच्चे क्या चॉकलेट परचेज़ करेंगे ऐसा ज़रूरी है? आंसर इज़ नो। बलून परचेज़ करके चले जाएँगे क्योंकि होली खेलना है, ठीक है? कुछ-कुछ होते हैं कि जो बलून के साथ चॉकलेट परचेज़ करेंगे अपनी मर्ज़ी, ठीक है? लेकिन ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। ठीक है? मतलब कि ये आर्टिफ़िशियल बंडल है, नेचुरल नहीं है, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं नेचुरल बंडल, सॉरी, इसे हम कहते हैं आर्टिफ़िशियल बंडल, जहाँ पे एक दूसरे से कोई लिंक चीज़ नहीं है, एक दूसरे से कोई भी चीज़ लिंक नहीं है। तो इसमें टैक्स रेट कैसे लगेगा? तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, जब हम बात करते हैं आर्टिफ़िशियल मतलब कि मिक्स सप्लाई की, तो मिक्स सप्लाई में टैक्स रेट जो हब सबसे ज़्यादा हायर होगा वही लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे मैं कहूँ कि यहाँ पे सर एक बलून है, बलून पे मान लीजिए 18% जीएसटी लगता है। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे चॉकलेट्स है, ये चॉकलेट, मान लीजिए चॉकलेट्स पे 20% जीएसटी लगता है, और यहाँ पे मुझे कुछ कैंडीज़ वगैरह दिख रही है, मान लीजिए उस पे 24% जीएसटी लगता है, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मिक्स सप्लाई है या फिर कंपोजिट। तो सर हमें पता चल गया है कि ये मिक्स सप्लाई है। तो मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स रेट होगा वही टैक्स सब पे लगा दिया जाएगा, सब पे। तो मतलब कि पूरा एक बिल बनाया जाएगा, जिस पे मैं देखूँगा कि सबसे ज़्यादा टैक्स किसका है सर, 24। तो 24% सब पे लगा दिया जाएगा। एक पूरे का पूरा बिल बनाया जाएगा, और एक बिल में चॉकलेट्स, कैंडीज़ वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा, और सब पे 24% टैक्स लगेगा, ठीक है? जीएसटी लगेगा। जबकि प्रिंसिपल सप्लाई, यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई की बात करूँ तो प्रिंसिपल पे जो रेट लगता है वही सब पे लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में अगर 18% है यहाँ पे, और यहाँ पे 12% मैंने लिया था। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि चार्जर पे 20% लगता है जीएसटी, और मोबाइल पे 18%, फिर भी कंपोजिट सप्लाई में एक ही रूल है, प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट लगता है वही सब पे लगेगा। तो 20% का कोई रेलेवेंस नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर रेट सब पे लगेगा, ठीक है? सब पे लगेगा। ओके, तो यहीं पे इसी के साथ आपका जो है एक क्विक रिवीजन मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है? आपका चैप्टर नंबर जो सप्लाई अंडर जीएसटी है उसका क्विक रिवीजन मैंने कंप्लीट करवाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे सर, इसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? प्लेलिस्ट की लिंक मैंने बना रखी होंगी जब आप ये वीडियो देखेंगे, ठीक है? प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके।